सर एक कॉन्स्पिरेसी उसके अराउंड भी चल रही है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अराउंड। तो हाँ, उनके डेथ के अराउंड तो बहुत बहुत सालों से है। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, बहुत मूवीज भी बन चुकी हैं बहुत उनके मूवीज भी ऊपर। बनी हैं, पर किसी ने भी कॉन्स्पिरेसी से ज़्यादा उनकी डेथ को हाईलाइट किया गया। हाँ, और ये भी कहा गया है कि वो जिंदा हैं, मतलब बहुत टाइम पहले तक ये था तो कि इसकी अभी भी वजह थी जिंदा है। उनकी ये 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू ताइवान से उनका हेलीकॉप्टर उड़ा था, जहाँ पर क्रैश हो गया था। उड़ते ही कुछ वक्त बाद वो क्रैश हो गया। कहते हैं कि कुछ जापानीज़ अथॉरिटीज़ के साथ, बड़े लोगों के साथ वो ट्रैवल कर रहे थे। वहीं पर वो घायल हुए। उनको ताइहोकू ताइवान ताइपे के एक हॉस्पिटल में रखा गया, जहाँ पर 48 आवर्स या 72 आवर्स के अंदर उनकी मौत हो गई थी, ये कहा गया। जापानीज़ अच्छा, क्योंकि उस वक्त इंडिपेंडेंस की लड़ाई बिल्कुल चरम सीमा पे थी, 1945 की बात है। तो सुभाष चंद्र बोस का विज़न जो था इंडिया के लिए, वो बहुत बड़ा था, वो ग्लोबल था। और इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए का उन्होंने जो फॉर्मेशन किया था, उसकी फंडिंग के लिए जर्मनी से लेकर जापान से लेकर वो हर जगह गए थे। और क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड वॉर टू भी चल रही थी, ख़त्म हुई थी 1945 के आसपास ही ख़त्म हुई थी। तो अलाइड फोर्सेस जो थे उसमें जो सुभाष चंद्र बोस का अलाइनमेंट जापानीज़ फोर्सेस की तरफ ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू दी अदर फोर्सेस। तो जापानीज़ उनको हेल्प कर रहे थे फंडिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा। और लेकिन आखिर वक्त में कुछ ऐसा हुआ था कि जापानीज़ अथॉरिटीज़ भी उनके ख़िलाफ़ हो गई थी, क्योंकि इंटरनली कहते हैं कि उन्होंने हिटलर से हाथ मिला लिया था फॉर फंडिंग। ये भी एक कॉन्स्पिरेसी है। अब वो करा था नहीं करा था कुछ नहीं पता, बिकॉज हिटलर जो भी था, जैसे भी था, उसने हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ नहीं किया था, राइट। और हिंदुस्तानी के तो इनफैक्ट ब्रिटिश फोर्सेस में हिंदुस्तानियों को भेजा जाता था टू फाइट अगेंस्ट हिटलर्स आर्मी, राइट, जिसके खिलाफ थे नेताजी बहुत ज़्यादा, कि वहाँ हिंदुस्तानी को क्यों भेजा जा रहा है। बट क्योंकि हिंदुस्तान ब्रिटिश रूल में था, तो हिंदुस्तान के पास कोई चारे तो था नहीं, राइट। तो उस वक्त इसीलिए नेताजी जर्मनी से लेकर, फ्रांस से लेकर, रशिया से लेकर, उस वक्त क्योंकि सोवियत यूनियन था, रशिया नहीं था, सोवियत यूनियन था, सोवियत से लेकर सब जगह वो घूम रहे थे आईएनए की फंडिंग कराने के लिए, अपने गठबंधन इस तरह के बनाने के लिए कि इंडिया को फ़ायदा हो, हिंदुस्तान को फ़ायदा हो। उनका विज़न बहुत बड़ा था। अगर मेरे हिसाब से बात की जाए तो उनका विज़न सिर्फ इंडिया को आज़ाद कराना नहीं था, उनका विज़न इंडिया को ग्लोबल स्टेज पे लाने का था। सिर्फ आज़ाद करके कुछ होता नहीं उनके सॉर्ट। और आई थिंक यही वजह बनी उनकी डेथ की, क्योंकि उनका विज़न कुछ लोगों के हिसाब से इतना बड़ा हो गया था कि बाकियों के जो इंटरेस्ट थे वो ख़त्म हो रहे थे। तो कहते ही हैं कि 1945 18 अगस्त को जब उड़े तो उस वक्त वो बचे हुए थे। कुछ दिन बाद उनकी डेथ हुई। एक कॉन्स्पिरेसी ये है कि उनको हॉस्पिटल में मारा गया, लेकिन फिर इसका काउंटर करते हुए एक नर्स बाहर आई, ठीक है, अराउंड 1948 के आसपास एक नर्स बाहर आई जिन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैंने देखभाल करी थी उनकी, मेरे सामने उनकी डेथ हुई थी। अच्छा। हाँ, मैंने उनकी देखभाल करी थी, आई वॉज द नर्स देयर, और मैंने उस हॉस्पिटल में उनकी देखभाल करी और मेरे सामने उनकी डेथ हुई थी, राइट। सो अच्छा, मज़े की बात ये कि 1945 में ये हादसा हुआ। सो जो इन्वेस्टिगेशन पहली हुई वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई, ठीक है। इंडिया ने 1956 तक कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिशियली इंडिया से लॉन्च नहीं करी सुभाष चंद्र बोस के लिए। पहली इन्वेस्टिगेशन जो हुई 1956 में की गई इंडिया से, जिसमें सुभाष चंद्र बोस के भाई सुरेश बोस भी शामिल थे, ठीक है। और जो पहली रिपोर्ट सबमिट हुई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, वो कुछ 90 पेज की रिपोर्ट थी, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जिसमें ये बताया गया था कि उनका हेलीकॉप्टर उड़ा, तकनीकी ख़राबियों के हिसाब वजह से वो गिरा, जिसमें 8-9 लोग सफ़र कर रहे थे, जिसमें से कुछ की तो मौके में मौत हो गई, कुछ को हॉस्पिटल लेके जाया गया और वहाँ पे उनको मर गए। अच्छा, अब अगर ऐसी बात है तो उनकी लाश का क्या हुआ? एक कॉन्स्पिरेसी ये है कि उनकी अंतिम संस्कार ताइवान में हुआ और उनके जो अस्थियां हैं वो ताइवान के एक म्यूज़ियम में आज भी हैं, ठीक है। लेकिन एक
एक थ्योरी के हिसाब से वो अस्थियां उनकी हैं ही नहीं, जिसको ताइवान ने सुभाष चंद्र बोस की अस्थियां बना रखा है, वो किसी और की हैं। ठीक है, अब ये जिंदा हैं का वो कहाँ से आया? सुरेश बोस जो इंडिया की इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी के पार्ट थे, जिसमें एक कोई एएस खान थे, एक मित्रा थे, 4-5 सीनियर लोग थे आईएएस कैडर के बड़े लेवल, और ये जो है पंडित नेहरू ने खुद सैंक्शन करी थी ये कमेटी। तो सुरेश बोस ने लास्ट मोमेंट पे उस रिपोर्ट पे साइन करने से मना कर दिया, जो रिपोर्ट सबमिट कर रहे थे, कि मैं इस रिपोर्ट पे साइन नहीं करूँगा। और फिर उन्होंने ओपनली प्रेस को बयान दिया कि सुभाष 1957 जनवरी में इंडिया वापस आ रहे हैं। इसका मतलब जिंदा है। वहाँ से शुरू हुआ इस बात का वो कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा है। उन्होंने अपना मौत का वो खुद किया था ताकि वो उनको मारने की जो साजिशें चल रही थी, क्योंकि वो जर्मनी से हाथ मिलाने वाले थे, जापान में और जहाँ चीज़ें चल रही थी उससे बच सकें। पर वो आए कि नहीं इसके ऊपर नहीं, वो एक्चुअली नहीं आए, कोई अपीयरेंस ऑफिशियल नहीं हुआ। लेकिन कई साल बाद अबाउट 1960s के आसपास, 61 या 1962 में एक आदमी को देखा गया ये अपना हिमालयाज़ में, जो एग्जैक्टली नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा दिखता था। ठीक है, उससे और लेकिन वो कहता है कि मैं सुभाष चंद्र बोस नहीं हूँ। जब उससे बात करी लोगों ने तो कहता मैं सुभाष चंद्र बोस नहीं हूँ, लेकिन उसकी डेट ऑफ बर्थ, जो उसका डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ थी, वो सेम थी, एग्जैक्टली सेम डेट जिसमें वो बॉर्न हुए थे, उसकी शक्ल मिलती थी। ठीक है, उस वक्त डीएनए टेस्ट तो था नहीं, तो डीएनए टेस्ट नहीं हो सकता था, लेकिन डीएनए टेस्ट होता भी तो सुभाष चंद्र बोस का डीएनए कहाँ से लाते मैच करने के लिए, वो भी एक प्रॉब्लम थी। लेकिन जो कहते हैं जो आव भाव था, जो उठने बैठने का तरीका था, जो बात करने का तरीका था, और जो वहाँ पर, अच्छा उस बंदे ने भी वहाँ पर अपना एक गुड बना रखा था। कुछ लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, तो उन्होंने भी वहाँ पर अपना एक वो बना रखा था जो लोगों को लीड करता था चीज़ों में, उसमें। तो वो कहते हैं कि वो नेताजी जो वहाँ आके रहने लगे थे, वहाँ बस गए थे, और कई साल वो नेचुरल डेथ उनको हुई है अभी बाद में। तो ये कॉन्स्पिरेसी हैं। लेकिन सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी ये है कि ब्रिटिश सरकार ने जब इन्वेस्टिगेशन करी, तो ब्रिटिश सरकार ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक बहुत बड़ी जो चीज़ थी वो मिस करी थी। वो ये कि उन्होंने ये रिवील नहीं किया था, जो बाद में पता लगा, कि ब्रिटिश सरकार के भी 3 लोग उसमें शामिल थे जिनकी डेथ हुई थी हेलीकॉप्टर क्रैश में। ठीक है, और वो लोग नेताजी के साथ क्या कर रहे थे, क्या बातें हो रही थी किसी को, क्योंकि बज़ाहिर दुनिया के हिसाब से नेताजी ब्रिटिश के खिलाफ थे, तो ब्रिटिशर्स उनके साथ क्या कर रहे थे, वो भी 3 बड़े अथॉरिटीज़, और वो भी जापानीज़ अथॉरिटीज़ के साथ क्या कर रहे थे भाई? क्यों था? क्योंकि जापान और वो आपस में लड़ रहे थे, उसमें क्यों थे ऐसा? वो उनके साथ क्या कर रहे थे? क्या ऐसी बातचीत हो रही थी? क्या ऐसा गठबंधन होने वाला था जो बाकियों को हर्ट कर सकता था इंडिया में या ग्लोबल स्टेज पे? तो ये बात छुपाई गई। प्लस हेलीकॉप्टर जो था उनका, उसमें टेक्निकल ख़राबी क्या थी ये तो कहीं रिपोर्ट में है ही नहीं। भाई आपका क्रैश है, आपके पास टेक्निकल लोग हैं, आप पता करोगे ना क्या ख़राब हुआ है, कहाँ पे क्या चीज़ ख़राब हुई है, वो क्या ख़राब हुआ, किस तकनीक की ख़राबी की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। और अगर वो हॉस्पिटल में उनकी मौत हुई, तो हॉस्पिटल से बिना किसी को बताए गए, बिना इंडिया को इन्वॉल्व करे, बिना ब्रिटिश सरकार को इन्वॉल्व करे, अंतिम संस्कार क्यों किया गया और किसने किया? और म्यूजियम में उनकी अस्थियां क्यों रखी गई? राइट। सो सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने जब आईएनए फॉर्म करी थी, उनका विजन गांधी जी हों या नेहरू हों या और भी जो लोग थे उनसे बिल्कुल अलग था। वो ग्लोबल स्टेज पे खेल रहे थे। ठीक है, तो उनका ये था कि भाई मुझे ये इंडियन नेशनल आर्मी या इंडिया के लिए फंडिंग जुटानी है, तो मुझे सांठगांठ करनी पड़ेगी। अब चाहे वो हिटलर से मिलना हो, चाहे वो जापानीज अथॉरिटी से मिलना हो, या किसी से भी हो। उसके चलते कौन उनका दुश्मन बना, क्या हुआ, हो सकता है उन्होंने खुद ही अपना नाटक किया हो। ठीक है, और एक थ्योरी सामने आती है कि सुरेश बोस ने जब ये बोला था कि वो वापस आएंगे,
ठीक है। तो एक पेपर सबमिट किया था, एक इन्वेस्टिगेशन पेपर सबमिट किया था कि ये मेरे पास सबूत हैं कि वो आएंगे, जिसमें ये लिखा हुआ था कि उनको हॉस्पिटल में कभी भर्ती किया ही नहीं गया। अच्छा। हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स फेक हैं, और उन्होंने उसमें सबूत दिखाया था कि हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स क्यों फेक हैं, राइट? क्योंकि उसमें जो सुभाष चंद्र बोस का डिस्क्रिप्शन था वो एक्चुअल डिस्क्रिप्शन से जो एक्चुअली थे उससे बिल्कुल अलग था। हाइट कम लिख रखी थी, वेट कम लिख रखा था, उनका जो नाक नक्शा था, जो चीज़ें लिखी जाती हैं वो सब कम लिखा था। उनके जो जब आप फॉरेंसिक पर्सपेक्टिव से चीज़ें लिखते हो तो आपके बॉडी पे जो बर्थ मार्क्स होते हैं या वो होते हैं जो आइडेंटिफाई हो सके जिससे, वो लिखते हैं, ठीक है? क्योंकि अपेरेंटली हॉस्पिटल क्रैश, वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है तो उनकी बॉडी जल वल भी गई थी, सब वो था। तो कुछ ना कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है जिससे आइडेंटिफिकेशन हो सके। जो आइडेंटिफिकेशन उस डॉक्यूमेंट में लिखी हुई थी वो उनके हिसाब से, सुरेश बोस के हिसाब से बिल्कुल विपरीत थी जो एक्चुअली सुभाष चंद्र बोस थे। तो उन्होंने ये डॉक्यूमेंट सबमिट किए पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में इस पर डिस्कशन हुआ कि ये सब खराब है, गलत है, और उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं साबित करके रहूँगा कि सुभाष जिंदा है। उसके बाद आई थिंक सुरेश भी कहीं चले गए, सुरेश का भी कोई पता नहीं, ही ऑल्सो वेंट इनटू थिन एयर। वो कहाँ चले गए, कहते हैं कि वो भी निकल गए थे, एंड ही सेटल्ड समवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। और वो फिर वापस नहीं आए इंडिया पलट के। क्योंकि जब उन्होंने ये बात पार्लियामेंट में बोली थी तो उनके खिलाफ सब हर कोई हो गया था। तो उस वजह से जब उन्होंने बात बोली तो उनके खिलाफ सब हो गए, और उस वजह से क्या हुआ कि उनको सपोर्ट नहीं मिल पाया इस रिसर्च को या इस इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने के लिए। ना फंडिंग मिल पाई, ना सपोर्ट मिल पाया, ना कुछ कर पाए। लेकिन जब उस आदमी को देखा गया वहाँ पर, तब एक और इन्वेस्टिगेशन हुई फिर। हालांकि वो साबित नहीं कर पाए कि वो सुभाष चंद्र बोस हैं, लेकिन एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की गई थी ये देखने के लिए। उस आदमी को सर्वेल किया गया था, सर्वेलेंस लगाई गई थी उसके पीछे कि कहाँ कहाँ क्या क्या करता है, दिन में क्या क्या हो रहा है, वो सारा चीज़ें पता करो। कौन है, क्या है, क्यों जा रहा है, क्या हो रहा है, सारी चीज़ें पता करो, कौन है। तो वो सारी सर्वेलेंस की गई, लेकिन नहीं पता लगा। वो पिक्चर अभी उनकी है अवेलेबल, लुक-अलाइक जो थे उनके? हाँ, उनकी कहीं ना कहीं पिक्चर है, इंटरनेट पे तो है, इंटरनेट पे है। और वो धुंधली सी पिक्चर्स हैं क्योंकि वो अपनी पिक्चर भी लेने नहीं देते थे किसी को, कोई वो नहीं करने देते थे। और ऑब्वियसली उस टाइम कैमरास भी वो बड़े बड़े कैमरा, वो ऐसे वाले कैमरा थे, कोई ऐसे छोटे वाले तो थे नहीं, तो इतना आसान था नहीं। और ही वॉज सेटल्ड समवेयर इन अ रिमोट विलेज ऑफ हिमालयाज। वहाँ पहुँचना ही बहुत मुश्किल बात होती थी उस टाइम पे तो। हाँ, ऑब्वियसली उस टाइम तो इक्विपमेंट इतने नहीं थे, चीज़ें नहीं थी। तो उस शख्स के आने के बाद पिक्चर में सबसे ज़्यादा इस कॉन्स्पिरेसी पे हवा मिली थी कि वो उस वक्त उनकी डेथ नहीं हुई थी। जब वो मिले थे, जब वो लुक अलाइक हाँ मिला, तब सबसे ज़्यादा, क्योंकि उससे पहले किसी ने यकीन ही नहीं किया इस चीज़ पे। जब ब्रिटिश सरकार ने अपनी मोहर लगा दी इस चीज़ पे कि वो मर गए, तो सबने माना मर गए। लेकिन जब वो आदमी दिखाई दिया तब इस चीज़ का वो हुआ कि यार इन्वेस्टिगेशन करो, ये तो गड़बड़ है। ठीक है, सारी चीज़ें मैच की गई, यहाँ तक कि उनका शू साइज़ भी सेम था। ये बहुत रेयर होता है कि आपका एग्जैक्ट शू साइज़ हो, जिसमें शक्ल भी मिलती हो, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ भी मिलती हो। कुछ ऐसा है नहीं जो मिल नहीं रहा। ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है? तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। और वही है कि सुभाष चंद्र बोस जी की डेथ भी एक मिस्ट्री और एक वो बन के रह गई। और आई एम श्योर भी बाहर नहीं आएगी, हुआ क्या? वो नहीं आएगी, क्योंकि देखो वो जिस चीज़ के पीछे थे ना, और जिस चीज़ में उनका वो था, उन्होंने पॉलिटिकली बहुत दुश्मन बना लिए थे अपने। ऑब्वियसली जो वो काम करने की कोशिश कर रहे थे, ब्रिटिश सरकार ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। और इसीलिए आनंद फानम ने सबसे पहले उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी। हालांकि ब्रिटिश सरकार को करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने सबसे पहले करी कि हम पहले करके रिपोर्ट सबमिट कर देंगे तो वो फर्स्ट वो हो जाएगी, हम डिक्लेयर ही कर हम डिक्लेयर ही कर देंगे, बात ही खत्म। और उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन करी। और आई थिंक 15 दिन में इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई। 90 पेज की रिपोर्ट सबमिट हुई। उसमें पूरा उन्होंने जर्नी दिखा दी कि अच्छा यहाँ गए थे, इनसे मिले थे, फिर वो एयरपोर्ट गए, वहाँ उनकी चार्टर्ड फ्लाइट थी जो नहीं हो पाई, फिर वो हेलीकॉप्टर उनको लेना पड़ा, हेलीकॉप्टर में टेक्निकली वो थी इसलिए उड़ते ही वो बंद हो गया, वड़े वो उन्होंने अपने हिसाब से एक जर्नी बनाई और उन्होंने कर दी, और लोगों ने उस पर यकीन कर लिया। उसके बाद जितनी कमेटी आई उनको रेफरेंस के लिए भी वही रिपोर्ट दी गई। फिर ऑब्वियसली जब उन्होंने करा तो उन्होंने पूरा एक सबूत भी बनाए होंगे, वो सब चीज़ें की होंगी, लोग प्लांट किए होंगे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा था। अगर वो जर्मनी से हाथ मिला लेते और जर्मनी की फंडिंग उनको मिल जाती
तो ब्रिटिश सरकार यहाँ से शायद कुछ साल पहले ही निकल जाती, और वो इंडिया को के लिए फंडिंग ढूंढ रहे थे, अपने लिए नहीं। क्योंकि आज़ाद होने के बाद एक मुल्क को पैसा चाहिए ना भाई चलाने के लिए। आज़ाद तो हो गए, चले गए, बट पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि पैसा सारा लूट के ले गए। तो उस चक्कर में उनका विजन वो था। तो अगर वो हाथ मिला लेते और वो सब चीज़ें हो जाती तो इट वुड हैव बीन अ बिग बिग स्लैप ऑन द फेस ऑफ द रॉयल्टी ऑफ ब्रिटिश। इस वजह से उन्होंने शायद ये सब किया, वरना पहले ही उनको इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करने की क्या ज़रूरत थी। और इंडिया ने 1956 तक क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आता है।